हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म, रेस्पिरेटरी ट्रैक और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब हम यहाँ पर सीखेंगे कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक किस तरह से काम करता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं और साथ में गैसेस किस तरह से एक्सचेंज होती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेलकम टू यल अकेडमी, माय नेम इज मनोज राणा। सबसे पहले हम जरा ये वाली एक फिगर सी देखते हैं जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत ही कॉमन सी फिगर होती है। ये जो फिगर है, इस फिगर में जो भी हमारे पास अलग अलग पार्ट्स हैं ये किस तरह से काम कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में, इनको बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम समझते हैं कि हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या है। तो जब कभी भी हमने ब्रीदिंग करनी होती है तो हमारे पास यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये आपका डायाफ्राम रीजन होता है। ये जो डायाफ्राम रीजन है इसको आपने लिफ्ट करना होता है। ये हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम बचपन से ही ये वाली चीज़ करते आ रहे हैं, तो अडेप्टेशन है। हमें कभी भी सोचना नहीं पड़ता कि हमने सांस लेनी है, ये हम ऑटोमेटिकली ले लेते हैं। लेकिन होता क्या है, मैकेनिज्म ये होता है कि जब कभी भी आप सांस लेने की कोशिश करेंगे तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। वो जो एनर्जी होती है वो आपके डायाफ्राम को ऊपर की तरफ लिफ्ट करती है। तो आपका ये जो पार्ट है, ये पार्ट ऊपर की तरफ उठता है। जब भी ये आपका पार्ट ऊपर की तरफ उठेगा तो ये जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं हम लेटरल वॉल्स, और सिंपल अगर हम इंग्लिश में बात करें तो रिब्स हो जाती हैं ये हमारी। तो ये जो हमारी लोअर रिब्स होती हैं, जो लेटरल वॉल्स हैं, ये अंदर की तरफ जाती हैं। अब जब कभी भी ये अंदर की तरफ जाएंगी तो हमारे पास ऊपर यहाँ पर एक कैविटी होती है, मतलब एक जगह होती है जिसे हम कहते हैं थोरिक कैविटी। तो जब कभी भी यहाँ पर ये रिब्स जो होती हैं, लोअर रिब्स, ये अंदर की तरफ जाती हैं तो ऐसे में हमारे पास जो थोरिक कैविटी है वो एक्सपेंड कर जाएगी। थोरिक कैविटी के एक्सपेंड करने के कारण यहाँ पर जो जगह है वो ज़्यादा हो जाती है। और ये आपने ध्यान रखना होता है, जब कभी भी किसी एक पर्टिकुलर जगह पे वहाँ पर हम स्पेस को बढ़ा देते हैं तो वहाँ पर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। मतलब एक लो प्रेशर रीजन जो है वो क्रिएट हो जाता है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर किस तरह से होता है तो आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं आपके वाटर पंप का, जो होली वगैरह में हम यूज़ करते हैं। वो जो हमारे पास वाटर पंप होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम पीछे से उसके अंदर एक हैंडल होता है, उसको पुल करते हैं। जब हम हैंडल को पुल करते हैं तो वो पानी को सक नहीं करता, बल्कि वो वहाँ पर एक स्पेस क्रिएट करता है। जब वो स्पेस क्रिएट हो जाता है तो वहाँ पर एक लो प्रेशर रीजन बन जाता है। जो भी उसके आसपास की चीज़ होती है वो उसके अंदर आ जाती है। अगर आप उसे ओपन एयर में करेंगे तो एयर आ जाएगी। अगर आप उसे को पानी की बाल्टी के अंदर डाल के करेंगे तो वो पानी आ जाएगा। अगर वो पानी नहीं होता, कोई और फ्लूइड होता तो वो आ जाता। तो आप वहां पर उसको सक नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप वहां पर एक स्पेस को क्रिएट कर रहे हैं, और वो स्पेस क्या करता है, वो लो प्रेशर रीजन क्रिएट करता है। अब लो प्रेशर रीजन क्रिएट करने से एयर अंदर कैसे आ रही है उसकी बात करते हैं। तो ये जो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये है कनेक्टेड। अगर हम ऊपर से नीचे देखें तो ये पूरा का पूरा एक कनेक्टेड पार्ट है जिसके अंदर जो हमारी नेजल कैविटी हैं वो हमेशा ओपन रहती हैं। अब ये जो हमारी नेजल कैविटी हैं ये क्योंकि ओपन रहती हैं तो अब यहाँ पर ऊपर हमारे पास हाई प्रेशर रीजन है, क्योंकि वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो प्रेशर है वही का वही है, वो तो कम नहीं हुआ। हमारा अंदर का प्रेशर कम हो गया, ऊपर जो हमारे पास नेजल कैविटी के पास है वो वाला प्रेशर जो है वो अभी भी हाई है। तो ऐसे में हाई प्रेशर रीजन से एयर जो है वो अपने आप अंदर की तरफ जाती है। और ये भी बिल्कुल सेम वही चीज़ है। अगर हम मान लो वाटर पंप की बात करें, इस वक्त अगर मान लो हम डूबे हुए हैं और हम यहाँ पर यही वाली ब्रीदिंग की प्रोसेस करेंगे तो एयर नहीं जाएगी। हमारी नाक के आसपास जो भी चीज़ होगी वो चली जाएगी। ऑब्वियस है, पानी होगा तो वो पानी अंदर चला जाएगा। तो हमेशा आपको ध्यान क्या रखना होता है कि जो भी फ्लूइड है वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ जाता है। तो ऐसे में क्योंकि हमने यहाँ पर लो प्रेशर रीजन क्रिएट कर दिया है तो हाई प्रेशर रीजन से जो एयर है वो अंदर की तरफ अपने आप आ जाती है। और यही प्रोसेस है ब्रीदिंग की। इसमें हमने ब्रीद इन कर लिया, अब बात है कि ब्रीद आउट कैसे करेंगे। अब जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो इसकी बिल्कुल उल्टी प्रोसेस होती है। हम अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लेते हैं। अपनी बॉडी को रिलैक्स करने का मतलब होता है जहां पर भी हम एनर्जी लगा रहे हैं वो वाली एनर्जी अब हम नहीं लगाएंगे। एनर्जी कहाँ लगा रहे थे हम, डायाफ्राम पे। डायाफ्राम जो है वो हमने एनर्जी लगा के ऊपर की तरफ किया था। जब हम रिलैक्स करते हैं, हम एनर्जी देना बंद करते हैं, तो ऐसे में डायाफ्राम जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है। पूरी रिवर्स प्रोसेस होगी, ध्यान रखना। जब डायाफ्राम नीचे की तरफ आता है तो ऐसे में ये जो रिब्स होते हैं जो हमने वहां पर कॉन्ट्रैक्ट किए थे अब वो एक्सपेंड हो जाते हैं, ये बाहर की तरफ चले जाते हैं। जब ये बाहर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है। कॉन्ट्रैक्शन के कारण स्पेस कम हो जाता है, और स्पेस कम होने के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर रीजन बन जाता है। जब यहाँ पर हाई प्रेशर रीजन होगा और बाहर जो है वो लो प्रेशर रीजन होगा तो ऐसे में जो एयर हमारे लंग्स में है वो सारी एयर बाहर आ जाती है।
तो मेन जो हमारा गेम है वो सिर्फ यहाँ पर प्रेशर रीजन क्रिएट करने का है। जब हम लो प्रेशर रीजन क्रिएट करते हैं तो एयर अंदर की तरफ आती है, जब हम हाई प्रेशर रीजन क्रिएट कर देते हैं तो ऐसे में हमारे पास एयर बाहर की तरफ चली जाती है। और यही हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज्म है, इसी से हम वहाँ पर ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमने यहाँ पर लो प्रेशर रीजन और हाई प्रेशर रीजन क्रिएट करने से ब्रीद इन प्रोसेस जो है वो कर ली, लेकिन अब बात है कि जो ब्रीद इन प्रोसेस थी उसमें एयर जो है वो गई कैसे। इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब वो जो है कौन से पार्ट से कौन से पार्ट में जा रही है। तो अब जरा डिटेल में समझते हैं। जो हमारे पास ये माउथ कैविटी और जो हमारी नेजल कैविटी होती है, ये हमारे पास वहाँ पर जो एयर है उसको अंदर इनहेल करने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो भी हमारी कैविटीज़ हैं वहाँ से एयर अंदर जाएगी, वो नेजल पैसेज हो या फिर हमारी माउथ कैविटी हो, वो सबसे पहले जो है वो पहुँचती हैं फेरिंग्स में। फेरिंग्स एक फनल शेप स्ट्रक्चर होता है। अगर आप बकल कैविटी जो है, अपना माउथ जो है उसे वाइड ओपन करेंगे तो आपको सबसे लास्ट में जो पार्ट दिखेगा ना, वो ही फेरिंग्स है। ये जो हमारा फेरिंग्स होता है ये आगे कनेक्टेड होता है लैरिंग्स से। तो ये जो फेरिंग्स है यहाँ से एयर जाएगी लैरिंग्स में। लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स है, जो हमारी थ्रोट के अंदर एक, अगर आप देखेंगे, प्रोट्रूडिंग पार्ट है, बाहर की तरफ हल्का सा निकला हुआ एक बोनी सा पार्ट हमारे को दिखता है, वो हमारा वॉइस बॉक्स है, वो हमारा लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स से जो एयर है वो आगे ट्रैकिया में बढ़ती है। हमारा जो ट्रैकिया है उसके अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। ये जो रिंग्स हैं ये कार्टिलेज के क्यों बने होते हैं? अगर ये मस्कुलर होंगे तो ऐसे में ब्रीद इन या ब्रीद आउट के टाइम पर जो है वो कोलैप्सिंग हो सकती है, मतलब हम जो है वो वहाँ पर सांस ले ही नहीं पाएंगे, ये जो है ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा पाइप। तो ऐसा ना हो इसीलिए यहाँ पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। और ट्रैकिया से होती हुई एयर जो है वो दोनों ब्रोंची के अंदर जो है वो पहुंच जाती हैं। ये जो है ये वाला पार्ट जो है वो ब्रोंची होता है, जो दोनों वहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, मतलब ट्रैकिया जो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है वो हमारी ब्रोंची है। ये जो है ये लंग्स के अंदर एयर को लेकर जाते हैं। ब्रोंची जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर आगे डिवाइड होती चली जाती हैं और उन्हें हम बोलते हैं ब्रोंचियोल्स। ये जो हमारे पास ब्रोंचियोल्स होते हैं इनके आगे जो हैं वो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलर सैक। और जो मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो यहाँ पर एल्वियोलर सैक में आने के बाद ही होती है। मतलब एयर जो है वो हमारी यहाँ पर नेजल कैविटी या बकल कैविटी से होती हुई अल्टीमेटली जो है वो एल्वियोलर सैक तक पहुँचती है और यहाँ पर आकर जो है वो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जो कि मेन फंक्शन है। हमारी ब्रीदिंग का काम सिर्फ एक ही है और वो क्या है? वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो होता कहाँ है? वो होता है एल्वियोलर सैक में। और ये जो हमारा एल्वियोलर सैक है इसको अगर हम मैग्नीफाई करके देखें तो ये हमारे पास कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ब्रोंचियोल होते हैं और वो ब्रोंचियोल आगे जो है वो आप देखेंगे यहाँ पर ये ग्रेप टाइप का स्ट्रक्चर सा है, एक के बाद एक जो है वो छोटे छोटे से सैक जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं यहाँ पर। ये ही हमारी एल्वियोलाई हैं, इन्हीं को हम एल्वियोलर सैक भी बोलते हैं। ये जो हमारे एल्वियोलर सैक होते हैं ये ब्लड फिल्ड हैं एक तरह से, मतलब इनके अंदर तो ब्लड फिल नहीं होता लेकिन इनके आसपास जो है वो हमारे पास पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं, जो चारों तरफ से ब्लड जो है वो लेकर इधर उधर जो है वो मूव कर रही होती हैं। तो ब्लड इनके साथ में कांटेक्ट में होता है। अब इसमें और ब्लड में, मतलब एल्वियोलाई में और ब्लड में, यहाँ पर एक्सचेंज जो है वो शुरू हो जाता है। एल्वियोलाई जो है वो एयर को कैरी कर रही है, वो एयर जो बाहर से आई है, जिसके अंदर रफली 21% ऑक्सीजन है। ब्लड जो है उसमें जो भी ऑक्सीजन होती है वो ऑलरेडी सप्लाई कर चुका होता है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो ऐसे में हमारे पास एक डिफ्यूजन प्रोसेस होती है और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर चली जाती है। अब जो हमारे पास ब्लड होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसने जहाँ पर भी ऑक्सीजन को सप्लाई किया होगा उसने ऑक्सीजन को यूज़ करके बॉडी पार्ट ने वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड को वापस दे दी होगी। तो ऐसे में ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत होती है, लेकिन एल्वियोलाई के अंदर इस वक्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होती है। तो ऐसे में फिर से डिफ्यूजन होता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलाई में चली जाती है। अब ये जो प्रोसेस होता है इसमें एल्वियोलाई में जो कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है वो हम बाहर कैसे निकालते हैं? वो हम ब्रीद आउट करके निकालते हैं। जब हम ब्रीद आउट करेंगे तो ऐसे में वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और फिर जब हम नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से ब्रीद इन करेंगे तो ऐसे में एल्वियोलाई के अंदर एयर आ जाएगी जिसमें 21% ऑक्सीजन होगी। तो यही प्रोसेस लगातार चलता रहता है और हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आती रहती है एल्वियोलाई से, और जो हमारा ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई को देता रहता है। तो बस इस वीडियो में मेरे पास आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना ही था। इसमें हमने जो है वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग भी कवर कर लिया है, रेस्पिरेटरी ट्रैक भी कवर कर लिया है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कर लिए हैं। होपफुली आपको मेरा मेथड जो है वो पसंद आया हो। इन केस आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।